है कि अडानी पर अमेरिका में दो आरोप लगे। एक रिश्वत देने का आरोप लगा, दूसरा अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा। आरोप है कि अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अलग अलग राज्यों में जो बिजली वितरण कंपनी होती है उसके सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आरोप के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की घूस दी गई। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर रिश्वत कांड में शामिल होने का आरोप लगा। अब यह भी समझ लीजिए कि इस मामले में अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो भारत में दिया गया कहा जा रहा है, रिश्वत भारत के अधिकारियों को दी गई कहा जा रहा है, तो अमेरिका कहां से आया? अमेरिका की कोर्ट में केस क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि यह आरोप अडानी समूह को प्रोजेक्ट्स रिश्वत के जरिए मिले, उसकी फंडिंग के लिए कुछ पैसा अमेरिका के निवेशकों से लिया गया कहा जा रहा है। आरोप है कि अडानी समूह ने अमेरिका के निवेशकों से रिश्वत देने की बात छिपाई और उनके साथ धोखाधड़ी। अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी धरती पर भी कोई अपराध हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसके लिंक अमेरिका की मार्केट या उसके निवेशकों से जुड़े हैं, तो वहां इस पर केस चलाने की इजाजत होती है। जैसे ही अडानी से जुड़ी यह खबर अमेरिका से आई, यहां राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम फुल एक्टिव हो गया, क्योंकि उन्हें एक साथ कई फायदे दिखने लगे। भाई, पहला फायदा तो यह दिखा कि गौतम अडानी के बहाने मोदी को घेरने का, हमले का मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी जो सालों से गौतम अडानी के पीछे पड़े हैं, उन्हें नया मसाला मिल गया। वो सोचे अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। दूसरा फायदा यह है कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी आएंगे, तो कांग्रेस अडानी अडानी करके ही अपनी हार की बात दबा लेगी। 25 नवंबर से संसद सत्र भी शुरू हो रहा है, वहां भी सरकार को घेरने के लिए नया असला बारूद मिल गया। लेकिन राहुल गांधी के एजेंडे में कैसे छेद हो गया, कैसे इस एजेंडे की हवा निकल गई, यह आपको डिटेल से आज बताऊंगा। पहले एक बार जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी अडानी को गिरफ्तार कराने की इतनी जल्दी में है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी जल्दी में है कि वो ये तक भूल गए कि वो खुद बेल पर बाहर हैं, नेशनल हेराल्ड केस में। बॉस, अगर आरोप लगते ही किसी को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देने का हिसाब लगने लगता, तो राहुल गांधी भी खुद अभी जेल में बैठे होते, बेल पे बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद इस बात को कहा है कि अडानी के खिलाफ अभी सिर्फ आरोप हैं और दोषी साबित होने तक बेगुनाह माना जाना चाहिए। यानी आरोप अभी साबित तक नहीं हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी हड़बड़ी में है, क्योंकि उनको अपना एजेंडा सेट करना है। तो उनको यहां नैरेटिव यह बिल्ड करना है कि जैसे सजा हो गई अमेरिका में अडानी को। अमेरिका खुद मान रहा है कि भाई अभी दोषी नहीं साबित हुए, अभी दोषी मत बोलो उस आदमी को। यहां राहुल गांधी और इकोसिस्टम तूफानी गति से गौतम अडानी को जेल में डालने का माहौल बनाने लगे। क्यों भाई? मोदी को घेरना है इसलिए। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यह याद कर लीजिए कि अगर आरोप की ही बात करें तो एक आरोप तो कनाडा भी लगाए बैठा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था? जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बैठकर आतंकी निज्जर की हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया था। इन आरोपों को लगाए 1.5 साल होने को है। आज तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया अपने आरोपों पर। सबूत देगा भी कहां से? होगा तब ना देगा, क्योंकि आरोप तो लगाए ही भारत को फंसाने के लिए थे। अब गौतम अडानी के मामले में भी क्या यही पैटर्न है क्या? यह आगे पता चल जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका की कोर्ट ने जैसे फैसला सुना दिया हो और गौतम अडानी को दोषी साबित कर दिया हो। जब यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी यह सिर्फ आरोप हैं, कहीं कोई सबूत नहीं सामने आया, ना कोई दोषी साबित हुआ, तो इतना बवाल मचाने की जल्दी क्या है भाई? बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजेंडा चलाना है। लेकिन इस एजेंडे की पोल तो तब खुल गई जब यह सामने आ गया कि जिस रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है, वो रिश्वत तो उन राज्यों में दी गई जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार थी।
बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी। अमेरिका की कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें आरोप है कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ये अधिकारी अलग अलग राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े हुए थे। ये सरकारें कौन से राज्यों की थी, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अगर आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोप सही है, अडानी को उठाओ जेल में डालो, तो बॉस राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि यह मामला कब का, जुलाई 2021 से लेकर और फरवरी 2022 तक यह रिश्वत दी गई, यह आरोप लगा है, अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो एकदम कह दिए कि नहीं हो ही गया है। तो किन 4 राज्यों में यह हुआ जहां की बिजली वितरण राज्यों को दिया गया ये पैसा, उनके अधिकारियों को? पहले दिया गया ओडिशा में। भाई ये वहां आरोप में लगा हुआ है। ओडिशा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद तमिलनाडु में यह पैसा दिया गया, यह आरोप लग रहा है। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी, जो डीएमके जो है वो इंडिया अलायंस में है और कांग्रेस की सहयोगी है। उसके बाद पैसा कहां के अधिकारियों को दिया गया? छत्तीसगढ़ में दिया गया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी भाई? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके अलावा पैसा दिया गया आंध्र प्रदेश में। वहां पर किसकी सरकार थी? वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो इसमें तो बीजेपी नहीं है बॉस। इसलिए जब कांग्रेस में गौतम अडानी पर एक उंगली उठाई तो 4 उंगली तो कांग्रेस पे उठ रही है भाई, इंडिया अलायंस पे उठ रही है। राहुल गांधी फंस भी गए तो कहने लगे कि जो जो शामिल है उसकी जांच कीजिए। लेकिन यह नहीं कहा कि अगर उनकी सरकार के सीएम शामिल थे तो जाओ एक काम करो, भूपेश बघेल को अरेस्ट कर लो, जाओ एक काम करो डीएमके वालों को अरेस्ट कर लो, मेरा सहयोगी है तो क्या। यह नहीं बोल पाए राहुल गांधी, अडानी को अरेस्ट कर दो। राहुल गांधी का जवाब सुनिए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर आगे और फैक्ट्स बताता हूं। जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। तो मेरा कहना है जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है, किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। यानी राहुल गांधी से पहला प्रश्न तो यह है कि मोदी अडानी क्या कर रहे हैं इस मामले में, जब सारी राज्य सरकारें वो थी जहां विपक्ष की सरकार थी। फिर अडानी भूपेश बघेल की है ये, अडानी डीएमके का ये, अडानी बीजेडी का ये, अडानी वाईएसआर कांग्रेस का ये, जगन रेड्डी का ये। राज्य में सरकार आपकी, आपके दोस्तों की, आपके सहयोगियों की, और जवाब देंगे मोदी। तो या तो कहिए कि नहीं हमारी सरकारों में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मामला खत्म। और अगर मामला इतना पुख्ता है तो फिर अपने लोगों को अरेस्ट कराइए। इनका हाल वही है कि नहीं गुंडई हुई है और वोट देने नहीं दिया गया, और उसके बाद कहेंगे ईवीएम में घपला हो रहा है। तो ईवीएम में घपला कर सकते तो गुंडई क्यों होगी, और गुंडई हुई तो इसका मतलब ईवीएम में घपला नहीं हो सकता। दोनों हाथ में ये लोग लड्डू लेके चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गई। राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं तो सवाल यह भी उठता है कि अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है या वहां पर सरकार में रही, वहां भाई जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम थे तो अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का निवेश किया था। कहते कि मैं इस आदमी से पैसा नहीं ले सकते, भाई हम लोग ये आदमी करप्ट है, नहीं बोल पाए। अशोक गहलोत के सीएम रहते अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश किया, तब तो पैसा अच्छा लग रहा था। पैसा सोना कितना सोना है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अडानी पर्सनली जाकर 100 करोड़ का डोनेशन देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया हुआ है।
बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी अडानी ग्रुप ने जमकर निवेश किया हुआ है। यानी भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वो राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेते क्या? राहुल गांधी आरोप लगाते रहे और ये सभी लोग अपने अपने राज्यों में अडानी का स्वागत करते रहे। राहुल गांधी कहें कि अडानी करप्ट है और इधर से निवेश आ रहा है, गजब हिसाब चल रहा है बॉस। कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ने निवेश क्यों किया, इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जब अडानी की बात करते हैं तो उनकी बातों को कोई सीरियसली ले ही नहीं पाता। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि गौतम अडानी गलत बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसा है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में गौतम अडानी का निवेश क्यों नहीं रुकवाते, पहला सवाल। दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी के पीछे मोदी खड़े हैं, अडानी को मोदी बचाते हैं, अडानी को मोदी बिजनेस दिलवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अडानी का तो कोई काम रुकना ही नहीं चाहिए। उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस देने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? ये तो बेसिक प्रश्न है। आप कहते हो कि मोदी जो मन में आता है उठा के अडानी को दे देते, तो फिर अडानी पर रिश्वत का आरोप क्यों लग रहा है भाई? रिश्वत देने का, रिश्वत दे के अडानी को काम कराना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मोदी सब नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी उन राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां रिश्वत देने का आरोप लग रहा है। ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी उन्हें सीधे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं, कहते हैं। वो क्यों कांग्रेस या विपक्ष की सरकारों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस देंगे? कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं और हर काम का ठेका अडानी को दिलवा देते हैं। लेकिन जब सीबीआई ईडी का डर दिखाकर ही ठेके दिलवाने होते तो अडानी को बिना कुछ किए ठेके मिल जाते, बिना रिश्वत दिए ठेके मिल जाते। अगर अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की भारी भरकम घूस दी है, जिसके आरोप अमेरिका ने अभी लगाए ही भर हैं, तो फिर अडानी को यह सब करने की जरूरत क्या थी भाई? लेकिन राहुल गांधी इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ ये रट्टा लगाते रहेंगे कि गौतम अडानी को तो पीएम मोदी बचा रहे, गौतम अडानी को मोदी बचा रहे। सुनिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अडानी का जो मामला है उसकी टाइमिंग भी बहुत कुछ बता रही है। प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अडानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, पैसा कहां गया इसकी भी जांच होनी चाहिए। बॉस, अगर कांग्रेस शासित राज्य था, इंडिया अलायंस की सरकारें थी, तो जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि पैसा मोदी को गया, या जांच इस बात की होनी चाहिए कि पैसा कहीं राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को तो नहीं आया, क्योंकि सरकार आपकी थी। जांच तो आप पर बैठनी चाहिए बॉस। राहुल गांधी तो अपना एजेंडा चलाकर निकल गए, लेकिन कोई उनसे यह सवाल नहीं पूछ पाया कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब संसद का सत्र आने वाला होता है, कोई इलेक्शन होने वाला होता है, तभी अडानी का एक मामला सामने आ जाता है। यह एक पैटर्न है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आप इस पैटर्न को देखेंगे तो पूरा खेल समझ जाएंगे। भाई आप देखिए कि किस तरह से हर बार जब रिपोर्ट आती है, आप इसको देखिए क्या हाल है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। आपको याद है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे पूरा मार्केट क्रैश कर गया था, ठीक है। उसके ठीक 7 दिन बाद 31 जनवरी को क्या था, बजट सत्र शुरू हो रहा था। सिर्फ इत्तेफाक है कि बजट सत्र शुरू होने के एक हफ्ते पहले हिंडनबर्ग को लगा कि ऐसा काम कर देते हैं। संसद में भयंकर हंगामा मचा इस बात। उसके बाद आप देखिए 10 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग पार्ट 2 आता है। किस वक्त आता है भाई हिंडनबर्ग पार्ट 2? 10 अगस्त को आता है। और उसके ठीक बाद 5 सितंबर को हरियाणा के चुनाव थे। क्या यह इत्तेफाक है कि बस हरियाणा चुनाव जो है उसी के ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, पार्ट 2 आता है चुनाव में माहौल बनाने के लिए। इसी तरह आप देखिए कि 21 नवंबर को अब ये अमेरिका वाला मामला आया, यूएस रिपोर्ट आती है, और 25 तारीख से 25 नवंबर से सत्र शुरू हो रहा है। बॉस ये कैसे इत्तेफाक हो रहा है भाई? एक ही आदमी बार बार, एक ही पैटर्न बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये सिर्फ संयोग कैसे हो सकता है?
यह सवाल तो हर किसी के मन में आएगा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही अचानक अडानी के खिलाफ कोई बम कैसे फूट जाता है। आप यह भी ध्यान रखिए कि गौतम अडानी वो उद्योगपति हैं जिनके बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए बाकायदा साजिश रची जाती है। संसद में अडानी अडानी गूंजे, इसके लिए एक सांसद अपनी लॉगिन आईडी तक दे देती हैं। आपको याद होगा कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद ने इस बात का दोषी पाया था कि उन्होंने जानबूझकर अपनी लॉगिन आईडी अपने जानकार और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दी थी, जिससे गौतम अडानी और पीएम मोदी को फंसाने वाले सवाल किए जा सके। इसके बदले महुआ मोइत्रा को पैसे और महंगे गिफ्ट दिए जाने के आरोप लगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में 61 सवाल पूछे, उसमें से 50 सवाल अडानी ग्रुप से जुड़े थे। कारोबारी दर्शन ने खुद यह बात मानी थी कि महुआ मोइत्रा इस बात से बहुत खुश थी कि उन्होंने अडानी का जो मुद्दा संसद में उठाया उससे उन्हें विपक्ष में काफी तारीफ मिली। महुआ मोइत्रा को इस मामले में संसद से निष्कासित तक कर दिया गया। यह पैटर्न नहीं है बॉस कि एक सांसद पर आरोप लगता है, कार्रवाई होती है, उसी बिजनेसमैन को टारगेट कर रही हैं वो जिस पर सारे लोग चढ़े हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत ध्यान से आज का चैप्टर देखने की जरूरत है। और अब आपको बताता हूं कि यह सब हो क्यों रहा है। निशाने पर मोदी और अडानी तो दिखते हैं, लेकिन मामला इतना सिंपल है नहीं जितना दिखता है। क्योंकि अगर आप गहराई से चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टारगेट कोई और नहीं बल्कि नया भारत है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए बॉस, यह कैसे संभव है कि बीते कुछ समय से हर बार कोई मामला सामने आता है तो वो सिर्फ अडानी के खिलाफ होता है। दुनिया भर में और कोई बिजनेसमैन बचा ही नहीं है, या सारे बिजनेसमैन जो हैं वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिस पर सवाल उठ सके। सिर्फ गौतम अडानी क्यों? बॉस, भारत के विपक्ष से लेकर ग्लोबल इकोसिस्टम तक को पता है कि रॉकेट्स की गति से बढ़ते भारत को अगर रोकना है तो मोदी को रोकना होगा, मोदी को हटाना होगा। लेकिन मोदी हटे कैसे? उनके खिलाफ तो कोई मामला मिल नहीं रहा। तो डीप स्टेट यानी एक ग्लोबल इकोसिस्टम ने बहुत दिमाग लगाकर ऐसा लगता है कि यह तोड़ निकाला कि मोदी को गिराना है तो भारत की तूफानी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को गिरा दो, क्योंकि अगर इकोनॉमी गिर गई तो देश में बवाल खड़ा हो सकता है। जो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सलाम ठोक रहे हैं वो भी अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमी गिरे तो गिरे कैसे? क्योंकि मोदी के नए भारत की इकोनॉमी तो कोरोना से लेकर युद्ध नहीं गिरा सके। अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत हिलती है लेकिन मोदी उसको खींच के पटरी पे ले आते हैं। तो इनको समझ में आया कि एक काम कर सकते हैं बॉस कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो। रॉकेट बना, शेयर बाजार गिरेगा, आम पब्लिक का पैसा डूबेगा, एलआईसी डूब गई, बैंक डूब गए, वगैरह वगैरह का नैरेटिव चल पड़ेगा। नौकरियां कम होने लगी, लोगों में पैनिक फैल जाएगा, विदेशी निवेशक भागेगा सो अलग। इसलिए ऐसा लगता है कि फाइनल प्लान बना कि उद्योगपतियों को टारगेट करते हैं। और शुरुआत भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों से हुई, अडानी और अंबानी, जो भारत ही नहीं एशिया के सबसे अमीर लोगों में से, और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका लंबे समय से बड़ा योगदान है। लेकिन जल्दी ही इस इकोसिस्टम को समझ में आ गया कि अंबानी और अडानी इस देश में इतने मजबूत पिलर हैं इस देश के कि दोनों को एक साथ धक्का देकर नहीं गिराया जा सकता। इसलिए किसी एक को पहले गिराना होगा और फिर नाम चुना गया गौतम अडानी का। लेकिन वो नाम भी इंकी पिंकी पोंकी पो करके नहीं निकला है बॉस। गौतम अडानी को टारगेट करने के पीछे बड़ी सोची समझी साजिश दिखती है, क्योंकि अडानी न सिर्फ देश में बड़ा निवेश कर रहे हैं, हजारों नौकरियां दे रहे हैं, बल्कि वो विदेशों में भी ऐसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो भारत के हित साधती, जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक बौखला जाते हैं। चाहे वो हाइफा पोर्ट हो जो अडानी ने खरीदा तो चीन बौरा गया, या फिर बांग्लादेश में बिजली देने से मना करना हो जिससे अमेरिका का डीप स्टेट पगला गया। कह दिया अडानी ने कि बिजली काट दूंगा तुम्हारे बांग्लादेश की। अडानी सिर्फ अपना हित नहीं, भारत का हित भी देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसलिए पहले उनको रास्ते से हटाने का प्लान तैयार हुआ ताकि मोदी और मोदी का नया भारत दोनों एक साथ टारगेट हो जाए। और यह सारी बातें आपको फैक्ट्स के साथ दिखाता हूं। आप भी कहेंगे कि बॉस की बात में दम तो लग रहा है। अडानी इसलिए टारगेट पर हैं क्योंकि उन्होंने बाहर ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि भारत को फ्यूचर में बड़ा फायदा होने वाला है। भारत चीन जैसे देशों को टक्कर दे पा रहा है। जैसे आप इजराइल के हाइफा पोर्ट को ही देख लीजिए। अडानी ग्रुप ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया था। यह एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जिस इलाके में हाइफा पोर्ट है वहां पर चीन ने बड़ा दबदबा बना लिया था।
और यहां से चीन इजराइल, यूरोप और अफ्रीका के देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसलिए चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने भी अडानी के जरिए चीन से भी बड़े पोर्ट को खरीदा और भारत के पास इस पोर्ट की कमान है, तो चीन को यहां तगड़ी चुनौती मिलेगी। इसी वजह से चीन बोराया होगा कि मोदी ने तो उसकी सारी चालें फेल कर दी। आप यह भी देखिए कि गौतम अडानी ने किन किन देशों में अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, केनिया में, ग्रीस में, तंजानिया में, ऑस्ट्रेलिया में। जब इस तरह से भारत की कंपनी जगह जगह अपनी पकड़ बना रही है और इससे भारत के हित साधे जा रहे हैं, तो फिर भारत से जलने वाले तो बौखलाएंगे। मोदी को खींच के नीचे उतारने वाले सपने जो देख रहे हैं, उनको तो आग लगेगी। वो पूरा इकोसिस्टम पगलाया हुआ है बॉस, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अडानी टारगेट किए जा रहे हैं, वरना कोई आरोप साबित होता नहीं। अडानी 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 अडानी, इसको अरेस्ट कर लो, इसको जेल में डाल दो, फांसी दे दो, ये नहीं बोल रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग। अडानी ग्रुप पर हमला देश को कैसे इंटरनली तोड़ने की कोशिश है वो भी आपको बताता हूं। भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। मार्केट में अपने छोटे छोटे निवेश से यही वर्ग भारतीय मार्केट को दुनिया में तेजी से पुश कर रहा है, मजबूत बनाए हुए। जब अडानी जैसी बड़ी कंपनी पर अटैक होता है तो इसका सीधा असर इन्हीं लोगों पर होता है, मिडिल क्लास पर भी होता है। सबसे ज्यादा पैसों का नुकसान इसी लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को होता है। यानी जो मिडिल क्लास इकोनॉमी की बैकबोन बना हुआ है, अगर उसका पैसा डूबेगा तो देश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाएगी। यानी सीधा सीधा समझिए कि इफ यू हिट अडानी, यू ब्रेक द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज ही का एग्जांपल आपको बताता हूं। आज सिर्फ हवाई आरोप से देश को कितना नुकसान हुआ। आज हवाई आरोप पर सेंसेक्स 422 पॉइंट गिर गया बॉस। निफ्टी में 168 पॉइंट की गिरावट हुई। शेयर मार्केट में निवेशकों को 5,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ गिर गया। शेयर मार्केट में कुल 2606 ऐसे स्टॉक हैं जो नीचे गिर गए। यानी आरोप अडानी पर लगे, चोट भारत की अर्थव्यवस्था को। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ये भारत विरोधी ताकतें अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। एक बार संबित पात्रा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं ये पूरा डीप स्टेट मोदी के खिलाफ कैसे खड़ा हो रहा है। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। अडानी के खिलाफ इन हमलों के पीछे बहुत बड़ी साजिश साफ दिखने लगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रही है। इसमें अमेरिका के डीप स्टेट का क्या खेल रहा है वो भी देख लीजिए। 2014 में मोदी के आने के बाद से डीप स्टेट दुनिया भर में जितनी भी साजिश करता है, उसको पीएम मोदी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक तरह से डीप स्टेट के खतरनाक जहर का एंटीडोट पीएम मोदी बनते जा रहे हैं। डीप स्टेट ने अफगानिस्तान में साजिश की, पीएम मोदी ने उसे भी बड़ी आसानी से हैंडल किया। तालिबानियों के साथ भी भारत ने डील सेट कर ली, जिससे एशिया में बड़ी तबाही होने से रोका गया। श्रीलंका जब तबाह हुआ तो एशिया में फिर अस्थिरता लाने की कोशिश हुई, लेकिन वहां भी डीप स्टेट को पीएम मोदी से हार मिली। भारत ने बड़े भाई की तरह श्रीलंका की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे बर्बादी से बाहर खींच लिया। डीप स्टेट ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, कोशिश थी कि ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे भारत बैकफुट पर आए, लेकिन भारत के अग्रेसिव रुख से डीप स्टेट और बांग्लादेश खुद बैकफुट पर चले गए। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की बिजली काटने की धमकी दी, डीप स्टेट और बांग्लादेश घुटनों पर आ गए। रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल हमास वॉर, दोनों जगह डीप स्टेट कोशिश कर रहा है कि युद्ध कभी खत्म ना हो, लेकिन पीएम मोदी ने अकेले अपने दम पर दोनों युद्धों को रोकने की ठान रखी है, ऐसा लगता है। इससे भी डीप स्टेट बौखलाया हुआ है। आप खुद सोचिए कि एक आदमी जो अकेले दम पर डीप स्टेट की बखिया उधेड़ रहा है, जिस देश में हथियार खरीदने के लिए करोड़ों अरबों के लेन देन होती थी, वो बंद हो गई। क्लीन डील हो रही है, भारत चीजें बेच रहा है। आप सोचिए उस आर्म्स लॉबी को कितनी दिक्कत होगी नरेंद्र मोदी से। और आर्म्स लॉबी इस दुनिया में सबसे बड़ी लॉबीज में से एक है। बॉस, नरेंद्र मोदी पे चौतरफा हमले हो रहे हैं, और यह भारतीयों की जिम्मेदारी है कि डीप स्टेट के ऐसे खतरनाक इरादों से सावधान रहें, क्योंकि यह ना तो पहला अटैक है और ना ही आखिरी होगा, मान के चलिए।